नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सियासी गलियारे में सपा का भूचाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बसपा छोड़ छोड़ कर नेता समाजवादी पार्टी की ओर भाग रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि सपा में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं। मायावती भी तिलमिला उठी हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भविष्य में विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में एसपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए अगर बीजेपी के साथ जाना पड़े, उनके लिए पक्ष में वोट करना पड़े, तो पार्टी उसके लिए भी तैयार है। कोई कसर समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। जरूरत पड़ी तो बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को भी समर्थन दे देंगी। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों बसपा कांग्रेस से नेताओं का मोह भंग हो रहा है, और क्या उपचुनाव के मैदान से गायब होना माया प्रियंका को भारी पड़ रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को किसी को समझना हो तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। और फिलहाल जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है उसमें भी कुछ यही नजर आता है। जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा। आप शुरुआत से लेकर देखिए, पिछले 48 घंटों में कैसे सियासी पारा यूं चढ़ गया। मामला सब ठंडा पड़ा था। उपचुनाव में विपक्ष कहां, विपक्ष कहां, विपक्ष कहां, यही सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन अचानक से एक ऐसी पैंतरेबाजी, या यूं कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश का ऐसा दाव होता है कि उसके बाद सब अपने अपने दाव लगाकर समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित करने में लग जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो सियासी रण था वो समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में छिड़ा हुआ था। बीजेपी इसमें पीछे से कूद जाती है। ऐसी छलांग लगाती है बीजेपी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ये कह देती है कि साहब, समाजवादी पार्टी को अगर चारों खाने चित करने के लिए बीजेपी के साथ भी खड़ा होना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हैं। अब जरा देखिए आरोप क्या क्या लगाए जाते हैं। मायावती कहती हैं कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही थी। कब? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, उनकी सरकार में। उसके बाद वो गठबंधन में भी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि परिवार के बीच में साहब इतनी मुश्किलें थी, इतनी खींचतान मची हुई थी कि गठबंधन को भी नुकसान हो गया। लेकिन इस पूरे गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई रहा तो वो थी खुद मायावती, क्योंकि उनके सांसदों की गिनती में इजाफा हो गया। नुकसान में कौन रही? समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके सांसदों की गिनती में कटौती हो गई। लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से अपने विधायकों को निलंबित कर दिया, पार्टी से बाहर दिखाने का रास्ता उनके लिए जो है आगे बढ़ा दिया है। इसी बीच वो ये भी कह रही कि इनकी मेंबरशिप भी रद्द कराएंगे और हम इसके लिए भी आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। यानी वो विधायक ना हमारे रहे तो ना तुम्हारे रहेंगे। फिलहाल तो वो किसी के काम के ना रहेंगे। यही कोशिशें उनकी ओर से की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर आती है कि जो कांग्रेस की पूर्व सांसद हैं अनु टंडन, वो भी कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर खिसकना शुरू कर देती हैं। उससे पहले कल की बात करें तो जो बसपा के विधायक है वो भी अखिलेश यादव से मुलाकात करके आए थे। वो बात और है कि वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारी तो मुलाकात नहीं हुई, जिन गाड़ियों को आप देख रहे हो उसमें तो हम थे ही नहीं। लेकिन हकीकत क्या है ये खैर सभी बखूबी जानते हैं। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में इन दिनों सपा का भूचाल कुछ ऐसा है कि अखिलेश के मास्टर स्ट्रोक से इस वक्त बसपा कांग्रेस में भागम भाग मची है। कांग्रेस बसपा के बागियों का नया ठिकाना अब समाजवादी पार्टी बन रही है। पूर्व सांसद अनु टंडन ने कांग्रेस को कहा अलविदा। अखिलेश का मिशन राज्यसभा 1+1 लेकिन फेल हो गया बसपा को तोड़ने में, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कामयाब रहे। कांग्रेस बसपा के नाराज नेता अब समाजवादी पार्टी का दामन जल्दी थाम सकते हैं। चलिए तो हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत के साथ साथ कुछ खास सवाल हैं। आखिर बसपा कांग्रेस से नेताओं का मोहभंग क्यों हो रहा है? उपचुनाव के मैदान से गायब होना माया प्रियंका को क्या भारी पड़ रहा है? 2022 में समाजवादी पार्टी क्या बीजेपी को अकेले टक्कर दे रही है? वाकई बीजेपी की क्या बी टीम बन चुकी है बसपा? जनता और अपने नेताओं में भरोसा कायम नहीं कर पा रही प्रियंका? सवाल यह भी है कि 2022 की लड़ाई से पहले क्यों कमजोर हो रही है बसपा और कांग्रेस, जबकि अब तो मजबूती के साथ में आगे आना चाहिए था। फिर वो दमखम नजर क्यों नहीं आता? और सबसे बड़ी बात ये, वो मायावती जिन्होंने अपने दम पर एक पार्टी को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री बनी और बड़े दम के साथ में पूरी पार्टी को लीड करती रही, आज भी उनके विधायक उनसे मिल नहीं पाते डायरेक्टली। आज वो मायावती बीजेपी का सहारा क्यों चाह रही हैं? बड़ा सवाल है। विनोद कटियार बीजेपी के विधायक, दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, धर्मवीर चौधरी नेता बीएसपी, अनिल मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, असलम चौधरी निष्कासित बीएसपी के नेता, सब हमारे साथ में इस वक्त हैं।
लेकिन धीरे धीरे करके बाकी लोग जुड़े। इससे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का रुख करना चाहूंगी। अनुराग भदौरिया, चारों खाने चित आप हो गए या आपने कर दिया बाकी विपक्षी दलों को? देखिए, आपको समाजवादी पार्टी की हमेशा से राजनीति ऐसी नहीं रही है। वो अपनी राजनीति को हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। हमने हमेशा से देखा होगा सकारात्मक राजनीति की है, हमने नकारात्मक राजनीति कभी नहीं की समाज के अंदर में। अगर आप आदरणीय नेताजी को भी देखोगे तो उन्होंने भी कभी किसी के लिए अपमानजनक का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा ना। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो भी किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को बनाए रखना चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारे लोकतंत्र के अंदर में कोई किसी के साथ अगर मिलना भी चाहता है तो कोई तानाशाही थोड़ी है, कोई किसी के साथ बैठ के चाय पी सकता है। ना जाने हम कितने अगर अब एयरपोर्ट जाते हैं या कभी किसी के फंक्शन में बीजेपी के नेता या मंत्री होते हैं, अगर हमारी मुलाकात होती है तो हम ऐसे ही मिलते हैं जैसे एक हिंदुस्तानी एक दूसरे से मिलता हो। कोई हम दुश्मन तो है नहीं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक हमारे एक दूसरे से विचारधारा अलग हो सकती है, इसके मतलब थोड़ी कि हम एक दूसरे के दुश्मन है। ये जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल है जो नफरत की राजनीति करते हैं, अगर नफरत की राजनीति करने के वाले के साथ कोई दूसरा दल भी अगर खड़ा होता है तो इसके मतलब नफरत की राजनीति को हवा दे रहा है। हम समाजवादी लोग विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। नहीं तो फिर जो बुआ भतीजे को आशीर्वाद दे रही थी लोकसभा चुनाव में, अब वही बुआ जान को खतरा क्यों बता रही है भतीजे से? देखिए, वो क्या कहती है ये मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि वो उनकी सोच हो सकती है। हम हमेशा से अपने से बड़ों का, हम समाजवादी लोग हमेशा से सम्मान करते आए हैं, चाहे उस सम्मान में हमें कितना भी नुकसान होता हो, लेकिन हम फिर भी सम्मान करते हैं। सम्मान में हम पीछे नहीं रहते क्योंकि हम संस्कारों को अपनाते हैं। बीजेपी ने पैदा की है क्या? आपने नहीं समझे, मैं फिर बोल रहा हूं, हम अपनी एनर्जी, समाजवादी अपनी एनर्जी अपने आप को मजबूत करने में लगाता है, समाज को आगे बढ़ाने में लगाता है। वो एनर्जी किसी नेगेटिविटी में खर्च नहीं करता। दूसरे पर आप पर तो आरोप लग रहा है कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप उनके लोगों को तोड़ तोड़ कर अपनी पार्टी में ला रहे हैं। अब ये उनका चश्मा हो सकता है देखने का तरीका। हम कभी नकारात्मक राजनीति करते नहीं है। लोकतंत्र में विधायक कोई, आप विधायक को क्या समझते हैं? विधायक एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, उसकी अपनी सोच होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है। हम कोई रिजॉर्ट में थोड़ी लेके जा रहे हैं कि रिजॉर्ट में लेके चले गए। कोई भारतीय जनता पार्टी मायावती खुलकर पूछ रही है समाजवादी पार्टी को, पर समाजवादी पार्टी मायावती यानी बुआ पर खुलकर कुछ क्यों नहीं बोल रही है? मेरी बात आप नहीं समझे। हमने क्या बोला आपको? हम बेवजह की नकारात्मक राजनीति नहीं करते। हम जितनी तो नकारात्मक राजनीति बसपा और बीजेपी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। नहीं, आपने देखा होगा जो नकारात्मक राजनीति करेगा, चाहे कोई भी दल हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, समाज की अगर कोई बात नहीं करेगा, समाज को आगे ले जाने की बात नहीं करेगा तो जनता उसको सबक सिखाती है ना। जनता तो देखती है ना बैठ के। जनता तो भाई एक्चुअल इसमें ताकत किसके पास है? समाज के अंदर में जनता के पास ताकत है। धर्मवीर चौधरी क्यों कोस रहे हैं आप? ये तो सिर्फ समाज के हित की बात करते हैं, फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? किससे तकलीफ हो रही है? नहीं, मेरा सवाल धर्मवीर चौधरी से है, बसपा के प्रवक्ता। पूजा जी, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पूरे देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है। मानवर काशीराम के समय से मानवर साहब ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनवाया था, ये पूरी जग जाहिर बात है। लेकिन उसके बाद में सन 95 में गेस्ट हाउस कांड करा करके इन्होंने अपनी चरित्र चाल चेहरे सबको दिखा दिया कि हम क्या हैं। उसके बाद भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनके साथ में गठबंधन किया और ये अपनी नाकामियों से हारे। इनके परिवार में झगड़ा था, उसकी वजह से हारे। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है, मैं उसमें बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने स्वयं टेलीफोन किया अखिलेश जी को, फिर उनके पर्सनल पीए को किया और प्रोफेसर रामगोपाल जी से बात की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप डिंपल जी को लड़ाएंगे तो हम जो है आपके साथ आएंगे। लेकिन इनके मन में तो दूसरा घटनाक्रम चल रहा था। ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए चक्र भी बिछा रखा था, वो जो एमएलसी उदयवीर है उसके माध्यम से। तो इनके मंसूबे फेल हो गए, ये अपने नाकाम हो गए मंसूबों में। इनके साथ तो वो हुआ है कि जो है आदमी भंडारा खाने गया, भंडारे में पूरी मिली नहीं और चप्पल ऊपर से चोरी हो गई। तो ये समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है, हम कहीं नुकसान में नहीं है।
और बहन कुमारी मायावती जी ने खुला चैलेंज किया है कि हम समाजवादियों को सबक सिखाएंगे। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी ये भूल जाएगी जो हाल इन्होंने हमारे साथ में पहले किया था, हमारे एमएलए को तोड़ करके। इनको सबक सिखाने का काम 2007 में किया था, ये सत्ता से बाहर हो गए थे, फिर इन्होंने उसी पैटर्न को अपनाया और वो पैटर्न 2022 में और 2022 से पहले और आज भी इन्होंने एक उद्योगपति को उतार करके एक दलित के बेटे को, एक दलित के भाई को राज्यसभा में जाने से रोका। दलित मानसिकता इन्होंने अपनी दर्शा दी, लेकिन देश का कानून और देश की जनता और खासकर प्रदेश की जनता ने हमारा साथ दिया। हमारा आज एक भाई राज्यसभा में चला गया, इनको मुंह की खानी पड़ी। और ये आने वाले एमएलसी के चुनाव हों, चाहे 2022 के विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हों, इनको सब जगह मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो लोकतंत्र को डंडे से हाँकने का काम करेगा, इस देश का संविधान, इस देश का कानून जो बाबा साहब ने दिया है, उनको ऐसी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। डंडे से क्यों हाँक रहे हैं आप अनुराग भदौरिया? मैं इनकी बात से इसलिए हंस रहा हूं कि ये जनता की बात अभी तक इन्होंने नहीं की। एमएलए, राज्यसभा, एमएलसी, एमपी, इसके नीचे सोचते ही नहीं है। इनके समझ में नहीं आ रहा है जनता की बात कौन करेगा। हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता फैसले लेती है। हमने किसी के साथ गठबंधन किया है, नहीं किया। ये जो 5 सीटों की तिरपाल आपके सर पे आई हुई है ना, ये बहुजन समाज की ताकत से 5 सीटें आप जीत पाए। नहीं, शिवपाल यादव आपको एक भी सीट नहीं देते जो आप जनता की बात कर रहे हो। अगर आपने जनता का इतने अच्छे काम किए होते तो आपकी ये बुरी बात नहीं होती कि आप दूसरों की पार्टियों को तोड़ें और दूसरों के घरों में झांकें। ये आपका अधिकार नहीं है, ये लोकतंत्र आपको इसका रास्ता नहीं दिखाता। ये लोकतंत्र जो है इस तरीके की बात को बढ़ावा नहीं देता, जिस तरीके का लोकतंत्र में। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। हाँ, अनुराग भदौरिया। अच्छा, जवाब ले ले, बस चिल्लाइए नहीं। क्यों आप बीपी क्यों हाई करते हैं? पानी नहीं, मेरा कोई बीपी, मैं तो किसान का बालक हूं, मेरा कोई बीपी हाई नहीं होता। बीपी तो जनता की बात कीजिए। देखिए, होता है। मजेदार बात यह है कि जब 2000, अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। क्यों बौखला रहे हैं? क्यों हारना आपका तय तो परेशान क्यों है? अरे बौखला तो आप समाजवादी पार्टी बौखला रही है दूसरों के एमएलए तोड़ करके। भैया आपको जो है बौखला तो आप रहे हैं, आपके नेता रहे हैं। धर्मवीर जी, आपके पास तो बीजेपी की ताकत भी है, सुन लीजिए एक बार उनकी बात भी। हाँ, नहीं, हमारे पास बहुजन समाज की ताकत है। हमारे पास जितना इस देश के लिए ये समाजवादी पार्टी वाले आज मोहसिन रजा कह रहे थे, ज्यादा जो है आज बीजेपी, आज मोहसिन रजा कह रहे थे, दरअसल मोहसिन बराबर है। सुनिए, आज मोहसिन रजा कह रहे थे कि बहन मायावती के लिए बीजेपी खड़ी हुई है उनके संरक्षण के लिए। जैसे पिछली बार उनके ऊपर हुए हमले में हमने उनको बचाया था, एक बार फिर से बीजेपी उनके पीछे खड़ी। मैं इसलिए कह रही हूं कि आपके साथ बीजेपी का संरक्षण है। डिबेट भी नहीं होने देती है, मेरी बात भी नहीं होने देगी, तो कैसे काम चलेगा? बोलिए अनुराग भदौरिया, बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज कम कीजिए ना, उनसे ज्यादा मैं चिल्ला सकता हूँ। आए भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, उनसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अनुराग भदौरिया जी बोलिए। अरे धर्मवीर जी एक सेकंड, क्या चिल्लाएंगे? धर्मवीर जी एक सेकंड, एक सेकंड, धर्मवीर जी एक सेकंड, आप मुंह की खा चुके हो। धर्मवीर जी एक सेकंड। अरे मुंह की कौन खा चुके, जनता तय कर लेगी ना। एक सेकंड, जवाब ले लें, जवाब ले लें एक बार, जवाब ले लें। खा चुके हैं धर्मवीर जी एक सेकंड, धर्मवीर जी प्लीज एक सेकंड। हाँ, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिएगा। धर्मवीर जी से कहो पहले प्रवक्ता तो बन के आ जाओ, तब चिल्लाया करो। पहले एम आए बाय नहीं चिल्लाते। प्रवक्ता, अरे आप इंडिविजुअली ऐसे नहीं, सुनिए ना, छीटा कशी छोड़िए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए ना। धर्मवीर जी एक सेकंड, मुद्दे पर आइए ना, एक सेकंड प्लीज, मुद्दे पर आइए। इस जोर शोर से बातों से क्या होगा? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो बीएसपी है, बीएसपी को आपने देखा होगा हमारी शालीनता, हमारा स्वभाव। 2019 का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, बहन जी ने, बुआ जी ने नाता तोड़ लिया। तोड़ा ना उन्होंने, पहले किसने तोड़ा? उन्होंने ही तोड़ा, उन्होंने नाता तोड़ लिया। हमने कुछ कहा क्या? कुछ एक शब्द बोला क्या? कभी नहीं बोलते हम, क्योंकि हो सकता है हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सम्मान थोड़ी हम किसी का अपमान अब आप उनके विधायक तोड़ रहे नहीं है। अब आप उनके विधायक तोड़ तो रहे हैं। क्यों तोड़े ये बताइए आप। भाई हम किसी के विधायक नहीं तोड़ते। मैंने आपको बोला हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है। कोई जवाब ले लें धर्मवीर जी, जवाब ले लें, जवाब ले लें, जवाब ले लें। एक सेकंड ना धर्मवीर जी, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया क्यों तोड़ रहे हैं इनके विधायक? एक सेकंड, क्यों तोड़ रहे हैं? आज आप फिर से इस बातों को क्यों दोहरा रहे हैं? जब मंच से माफ कर दिया, जब मंच से माफ कर दिया, आज फिर से वो बातें क्यों निकल आई हैं? वो इंजेक्शन फिर से क्यों लगा रहे हैं माहौल में? जिस व्यक्ति को डिबेट करना नहीं आता, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उठ के जा रहा हूं। जिस आदमी को डिबेट करना
करना नहीं आता, वो क्या आदमी राजनीति? अरे एक सेकंड धर्मवीर जी, धर्मवीर जी एक सेकंड प्लीज, नहीं धर्मवीर जी एक सेकंड प्लीज, धर्मवीर जी डिबेट नहीं खराब कीजिए, धर्मवीर जी डिबेट मत खराब कीजिए, आउट कीजिए, आवाज आउट कीजिए। अनिल मिश्रा जी एक सेकंड छोड़िए, नहीं नहीं ये डिबेट का तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। अनिल मिश्रा जी ये पूरा घटनाक्रम, एक सेकंड अनिल मिश्रा जी ये पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम में क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जो दिख रहा है वो नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा? ये पर्दे के पीछे की कहानी कैसे समझ रहे हैं आप? नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो कहा गया है गलत नहीं कहा गया है कि प्यार और राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता। जिसको जहां जो अपना स्वार्थ दिखता है, जहां उसको अपना फायदा दिखता है, वो उसी राह पे चलेगा, बाकी को गलत सिद्ध करते हुए अपने को सही सिद्ध करेगा। ये राजनीति का एक बहुत व्यवहारिक रूप पहले से लेके आज तक देखने में आ रहा है। अब आते हैं बात, चूंकि जिस टॉपिक पर हम लोग बैठे हुए हैं, अगर पिछले 5 सालों में, और मैं तो कहूँगा 2014 के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश की खासकर राजनीतिक समीकरण बदले, जो एक नया माहौल बना है पूरे उत्तर प्रदेश में, 2014 का चुनाव होता है, जिस तरह बीजेपी एक बम्पर वोटों और बम्पर सीटों के साथ सामने आती है। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव होता है और खासकर नोटबंदी जैसा प्रकरण जिसको लेके पूरे देश में विरोध हो रहा था, और यही सारी पार्टियां एक होकर जिस तरह जो दृश्य इन्होंने सामने रखा था और एक प्रचार करने का प्रयास किया था, उसके बावजूद जब चुनाव होता है और बीजेपी को जनता का जिस तरह से समर्थन मिलता है, फिर उसके आगे बढ़ते हुए 2019 में बीजेपी का जो एक 5 साल का कार्यकाल था, उसकी रिपोर्ट के अगेंस्ट जाके विपक्षी पार्टियों के द्वारा जितने भी आरोप लगाए जा सकते थे वो लगाए, और उसमें एक नया समीकरण भी देखने को मिला जो कि असंभव सा था। सपा और बसपा का मिलना, एक गठबंधन होना, मतलब एक असंभव सा। जी मैंने इसलिए कहा था कि राजनीति में सब कुछ जायज है। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट फिर वही देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जनता का समर्थन भाजपा को मिलता चला गया। तो एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का जो एक क्षेत्र था या जो एक माहौल था, जो एक महत्ता थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही थी। 2019 के बाद से 2022 का चुनाव जो टारगेट किया गया है सभी पार्टियों के द्वारा, और जिस ढंग से राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते जा रहे थे, तो भाजपा अपने उसी टेम्पो में या उसी अंदाज में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कितना बढ़ेगी कितना नहीं वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियां आगे बढ़ने की बजाय कहीं ना कहीं पीछे चली जा रही थी। उसमें अगर एक सबसे मुद्दा जो आज है मायावती जी का, देखिए मायावती जी का पूरा राजनीतिक कैरियर अगर आप देखें, जो फ्रंट पे दर्शकों के जनता के सामने रहा, कि उनका कोई सिद्धांत नहीं रहा है, उनका कहीं कोई एक अगर आप कहें कि रास्ता फिक्स रहा हो, कभी नहीं रहा है। वो उनका एक उद्देश्य रहता है सत्ता के करीब जाना है, सत्ता की पकड़ बनाना है, जैसा अभी तक देखने में आया। सत्ता की पकड़ बनाने के लिए वो कहीं भी कुछ भी कैसे भी अचानक कुछ भी क्या कदम उठा लेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज भी जो देखने में आ रहा वही आ रहा है। लेकिन 2 साल से अगर आप देखें तो मायावती जी की जो चुप्पी है, मायावती जी इस ढंग से एक्टिव रहती थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करती थी, लेकिन जिस तरह के उनके स्टेटमेंट होते थे सरकार के अगेंस्ट, वो अगर आप पिछले 2 सालों में देखें तो बिल्कुल शांत। अब वो सलाह देती हैं, अब वो सलाह देती हैं, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा भी कर देती है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो शायद टीवी पर नहीं कहे जा सकते हैं, बहुत सी मजबूरियां हैं उनकी, लेकिन हाँ हैं, कुछ ना कुछ है। तो ये जो नजदीकियां अभी तक पर्दे के पीछे चल रही थी, आज मायावती जी का और कल का जो एक्शन प्लान था और उसमें स्टेटमेंट आया, तो वो कहीं ना कहीं एक संकेत दे रही हैं, जिसको हम पत्रकारों को जो समझ आ रही थी, जो एक उम्मीद दिख रही थी 2022 के लिए, कि कहीं ना कहीं जिस दलित वर्ग के लिए, जिस SC/ST वर्ग के नेता के रूप में वो उभरी हैं और 3-3, 4-4 बार सत्ता का उन्मुख नहीं, पर ऐसे तो में अपने दलित वोट बैंक को कितना साथ पाएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती? क्योंकि बीजेपी की तो खुद निगाहें दलित वोट बैंक पर है इस वक्त सबसे ज्यादा। यस, मैं यही कहना चाह रहा, क्योंकि देखिए वहां 3 ही पार्टियां, या तो बीजेपी अब उभर कर आई, वरना कांग्रेस और सपा का दलित से कोई बहुत लेना देना नहीं था। लेकिन अगर कांग्रेस पर आप नजर डालें तो दलित उनका एक परंपरागत वोट था, जिससे छीन कर मायावती इस स्टेज पे पहुंची थी। आज मायावती जी को सिर्फ डर ये था कहीं ये वोट कांग्रेस के पास न चले जाए, क्योंकि कांग्रेस से उनकी दूरी हमेशा बनी रही, और कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन करके, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, चाहे काशीराम जी रहे हो, चाहे अंबेडकर जी रहे हो, चाहे मायावती जी, ये रूप में आगे खड़ी हुई। लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा जिस तरह की नीतियां खेली गई हैं, और मैं फिर
कहूंगा कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो शायद मैं भी बोलना ठीक ना समझू, उन सबके समीकरण को बिठाते हुए मायावती जी जो भविष्य में अपना रंग रूप देख रही हैं, सत्ता के करीब आने का रंग रूप देख रही हैं, सत्ता पर पकड़ बनाने का उत्तर प्रदेश में खासकर, वो उनका स्वार्थ जो सिद्ध हो रहा है वो भाजपा के साथ हो रहा है। और भाजपा भी कहीं ना कहीं अभी तो पत्ते नहीं खोल रही है। कोई मजबूती तो नहीं मिलेगी बसपा को? नहीं, बसपा एक बार देखिए बस सेफ कॉर्नर में रह सकती है। नहीं सेफ भी नहीं, इसमें बहुत ध्यान देने वाली है कि बसपा कुर्सी, सत्ता, पावर से दूर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है। अगर आप ध्यान दें तो उनको 10 साल होने जा रहे हैं दूर हुए। तो ये जो छटपटाहट है, क्योंकि मायावती जी का जो एक रंग रूप है जो उनका अभी तक देखने में आया है, वो हमेशा सत्ता के करीब रहता है और जिस चीज के लिए वो जानी जाती है तो बीजेपी की बैसाखी बनेगी क्या? निश्चित रूप से बीजेपी की, लेकिन मायावती जी का जिस ढंग का राजनीतिक एक विचार रहा है या उनका एक कार्य रूप रहा है, शायद अभी इसमें तोल मोल भाव हो और वो भाजपा को कहीं इस चीज पे मजबूर करेंगी कि वो उत्तर प्रदेश हमारे लिए छोड़ें, बाकी देश में हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लोकसभा में उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये भविष्य आगे क्या होगा, भाजपा कहां तक मानती है। लेकिन अभी की रूपरेखा निश्चित तौर पे ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं भविष्य में ये एक साथ जल्दी से फिर मेरे को विनोद कटियार के पास जाना है, जल्दी से। नहीं मिश्रा जी, क्या आप ज्योतिषी का भी काम करते हैं क्या? नहीं, आप ज्योतिषी भी हैं क्या? आप मैं एक पत्रकार हूं, ज्योतिषी का भी काम करते हैं, इसमें लिखवा दीजिए कि मैं भविष्यवक्ता भी ज्योतिषी का काम भी करता हूं। मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप कोई भविष्यवक्ता हैं, ज्योतिषी का काम भी करते हैं, तो मैं आपकी बात को मानूं थोड़ी देर को। विनोद कटियार जी, ठीक है, एक सेकंड। विनोद कटियार जी, क्या जो दलित वोट बैंक है उसको साधने के लिए अब मायावती का सहारा लेना पड़ रहा है बीजेपी को? इससे पहले तक तो खूब कोसा करते थे, लेकिन ये जो करीबियां हैं इसके पीछे की वजह क्या है? आवाज नहीं आ रही चल रही है जी। वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है। हाँ। हम किसी के सबको समान भाव से देखते हैं और आप सब समान भाव से देखते हैं। तो जो निगाह बसपा के लिए वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए भी है क्या? जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए सपा उत्तरदायी है और सपा ने जिस तरह से बसपा को तोड़ा, ये सपा को समझ में आ रहा है कि सपा जो जिस तरह का कार्य करती है, ये निश्चित रूप से जो उनकी जो सरकार चलती, जिस तरह से दबंगई और गुंडागर्दी होती थी, उसका एक नया परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में विश्वास नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने में विश्वास रखती है। और यही एक रीजन है कि मैंने जो भी निर्णय लिया सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने या बसपा के मुखिया मायावती जी ने, मैं सबसे कहना चाहता हूं, मायावती को भी अगर सरकार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया था। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, सवर्णों के साथ में न्याय किया है। नहीं, अभी पिछले कुछ दिनों में दलितों के नाम पर जो बीजेपी घिरी है, विनोद कटियार जी, पिछले कुछ दिनों में जो कई प्रकरण सामने आए, उन प्रकरणों में दलितों के नाम पर आपका जमकर घेराव किया समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, चंद्रशेखर ने। तो क्या वहां से खुद को बचाने के लिए अब मायावती का सहारा ले रहे हैं आप? नहीं पूजा जी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बैसाखियां तो उसकी लगाई जाती हैं जिसको बैसाखियां की जरूरत हो। भारतीय जनता पार्टी तो आप बैसाखी नहीं लगा रहे, बैसाखी बना रहे हैं किसी को? सपा के भी लोग हैं और बसपा का भी वोट बैंक है। आप देखिए, आप अगर देखें तो 19 पर बसपा सिमट गई और 43 पर सपा सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी की टक्कर उत्तर प्रदेश में अनुराग भदौरिया जी, क्या आवश्यकता पड़ गई? ये बीजेपी के लोग भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, बसपा भी आप पर आरोप लगा रही है कि आप इनके विधायकों को तोड़ कर अपनी राजनीति संभालने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो बैसाखी पे चलने की आदत है। बिहार में जेडीयू की बैसाखी पे बैठी है, अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो चौटाला जी की बैसाखी पे बैठी है, अगर आप जब महाराष्ट्र में थी तो शिवसेना की बैसाखी पे थी, और तो और अलगाववादी पार्टी की बैसाखी पे बैठी है। ये वो लोग हैं जो बिना बैसाखी के चलते हैं और इनके बैसाखी इनके पास है। ये बिना बैसाखी के तो खड़े नहीं होते थे, लड़खड़ा के राजनीति करने वाला तो समाज में टिक ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति तो हिंदुस्तान की जनता एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये जो दलित की बात कर रहे हैं, इनसे पूछ रहा हूँ, विनय कटियार जी कहाँ थे? हाथरस में गए थे क्या? गए क्या? हाथरस की बेटी के लिए न्याय के लिए गए थे क्या? तब तो फोन बंद करके बैठ गए होगा कहीं दुबक के। क्या बाराबंकी गए थे क्या बच्ची को न्याय दिलाने के लिए? जब दलित बच्ची के साथ लखीमपुर में अन्याय हुआ तो कहाँ था? फोन में कान में फोन लगाए बैठे हो, तब क्या फोन रख दिया था क्या?
लखीमपुर नहीं आ सकते थे क्या? बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ? गरीब थी इसलिए क्या? कमजोर थी इसलिए क्या? लखनऊ बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कहाँ थे आप? जौनपुर बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कहाँ थी आपकी आवाज? आप बताओ, हमने न्याय की लड़ाई लड़ी है, घर में खुद गरीब की लड़ाई लड़ी है, तब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। दलित की लड़ाई लड़ी है, सत्ता कमल की लड़ाई लड़ी है, दलित के नाम पे राजनीति करते हो, लेकिन दलित बच्ची के साथ अन्याय होता है, उसके घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तब रात के अंधेरे में उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दो बिना माँ बाप के परमिशन के, और उसका पेट्रोल डाल के संस्कार कर दो हिंदी मुसलमान के खिलाफ। तब कहाँ गया था? कान में फोन लगाए जो बैठे हो आप, तब कहाँ था आपका फोन? शर्म नहीं आती आपको बात करते हुए दलितों की? दलित की बात करोगे, कमजोर की बात करोगे आप बोलोगे जो हमेशा धन्ना सेठों के साथ खड़े हो, दलित आज उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो चुका है, और आपके विधायक को और भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे पाल रखे सपोर्टर के नाम पे। बलिया में दूसरे विधायक के सर पे गोली चढ़ा दिया गया एक व्यक्ति को, आपका विधायक उसको बचाने घूम रहा था। उसके बाद आप विधायक को दिखाने के लिए नोटिस देते हो, बाद में आपके अध्यक्ष जी उसमें फूल बारिश करते हैं। विधायक जी लीजिए फूल की बारिश, आपके जो गुंडा आपने पाल रखा है, जिसने मर्डर किया है, ये फूल की बारिश लो। शर्म नहीं आती आपको बात करते हुए? क्या बात करेंगे आप लोगों ने समाज के अंदर में? नहीं तो अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी अब दलितों की मसीहा बनेगी क्या? महिला सम्मान आप करते नहीं। अनुराग भदौरिया, दलितों की मसीहा आप इकलौते हैं नहीं, दलितों के तो बहुत मसीहा हो गए हैं आजकल। कान में फोन लगाए बैठे हो, कान में फोन लगाए बैठो, कान खोलो और हमारी बात सुनो। जब फोन से कान हटाओगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। अनुराग भदौरिया, आप दलितों की बात करते हैं, मायावती तो आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रही है ना कि आपने मारने की साजिश की थी उनको, उस पर क्या जवाब है? चाचा ने चाचा और भतीजे की बात तो कर दी, लेकिन नहीं, वो कह रही है कि बुआ को मरवाने की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि भतीजे ने की थी। कोई किसी को आरोप कोई किसी पे लगा सकता है, लेकिन आपने देखा होगा, आपने जानते होंगे यहाँ पे जितने पहले जानते होंगे जितना सम्मान हम लोगों ने दिया उनको, जितना सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया, हमें उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन हम सम्मान देने में चूकते नहीं है। जो हमसे उम्र में बड़ा है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मायावती से माफी मांगना आपको भारी पड़ गया? हमारे संस्कृति और संस्कार, मतलब 2019 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती के पैर छूना, उनसे माफी मांगना भारी पड़ गया आपको? हम उसको सम्मान देंगे, नहीं तो क्या बुआ को सम्मान देना भारी पड़ गया? हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है, हम अपने संस्कार नहीं भूल सकते। बुआ को सम्मान देना भारी पड़ गया क्या? अपनी जगह होगी। आप ये कह रहे हैं कि बुआ को सम्मान देकर आप फंस गए, भारी पड़ गया? वो बरसों से है, इसीलिए सूद समेत वापस ले रहे हैं, इसीलिए सूद समेत वापस ले रहे हैं क्या? नहीं, हम संस्कार, मैंने क्या बोला आपको, हम किसी को आप शब्द का इस्तेमाल किया या समाजवादी की किसी नेता ने कोई शब्द बोला, उन्होंने इलेक्शन के बाद हमसे संबंध तोड़ लिया, उसके बाद भी क्या हमने कुछ कहा? क्या आदरणीय नेताजी ने कभी अपने किसी भी व्यक्ति के बारे में जो उनके साथ धोखा देके गया हुआ, कभी उन्होंने कभी कुछ कहा? नहीं, पर वो तो ये भी कह रही कि आपको माफ करके गलती कर दी। नहीं कहा, वो तो ये भी कह रही कि माफ करके गलती कर दी, अपने दर्द को भुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर ये सारी बातें, उनका दर्द फिर से क्यों सामने आ रहा है? नकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति दर्द फिर से क्यों बाहर आ रहा है? आपकी नकारात्मक राजनीति का ट्रेलर पूरे देश ने देखा है कि कैसे जो है अखिलेश यादव जी हमारे विधायकों के साथ में चाय पी रहे थे बैठ करके और मंत्रणा कर रहे थे। विधायक तोड़ करके आपने धन बल के साथ में जो ट्रेलर दिखाया है लोकतंत्र को, वो पूरा नहीं, पर धर्मवीर चौधरी जी, आप तो, आपके लिए तो फायदे का सौदा, आपके लिए तो फायदा का सौदा हुआ ना। आपके अपने विधायक वो वैसे भी आपके अपने नहीं थे, वो इनके पाले में जाते, इससे पहले आपने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, बीजेपी के साथ हाथ मिला के आपका तो काम बन गया। आपकी तो दोनों तरफ से चांदी चांदी हो रही है, एक जो आपकी नब दबा रखी थी वो भी बच गई, और दूसरा आपके पास एक सीट भी राज्यसभा की मिल गई। तो आप तो आजकल फायदे में, पहले सपा से हाथ मिलाया तो सीटें बढ़ गई, आज इनके साथ हाथ मिलाया तो राज्यसभा की एक और सीट मिल गई। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि दलितों के ऊपर, आपके दलित वोट बैंक पर निगाहें हैं बीजेपी की? कहीं मायावती चूक तो नहीं कर रही इस बार? पूजा जी, आप इतना बड़ा चैनल चलाती हैं, दलित समाज के ऊपर आज जितने अत्याचार प्रदेश में हो रहे हैं वो सब बीजेपी की देन है। जितना अत्याचार आज दलितों पे हुआ है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, और चाहे दूसरी घटना हो, वो सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी सरकार में हुआ है दलितों के ऊपर तो वो बीजेपी की सरकार में हुआ है। ये समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा राज चलाते थे और ये बीजेपी के लोग जंगल राज चला रहे हैं। बसपा के खिलाफ क्यों मोर्चा खोले बैठे हैं चंद्रशेखर आजाद? आप भी दलितों के मसीहा, वो भी दलितों के मसीहा। वो कहते हैं आज मायावती बात नहीं करती दलितों की, वो तो आपके साथ थे ना। चंद्रशेखर कौन है? ये चंद्रशेखर कौन है? मैं आजाद समाज पार्टी की बात कर रही हूँ। कौन आजाद समाज पार्टी? अच्छा, आप जानते ही नहीं? कौन आजाद समाज पार्टी? आप जानते ही नहीं? कौन आजाद समाज पार्टी? आप जानते ही नहीं? कौन है?
अभी कोई उनका एमएलए बना? ऐसी पार्टियां 36 आती हैं, बाबा साहब का मिशन है बहुजन समाज, ऐसी 36 पार्टियां आती है बड़ी और हो 36 जाती चली हैं। हैं। आम आदमी पार्टी का करंट एग्जांपल देख लीजिए, कुछ नहीं था, कोई विधायक नहीं था, सरकार चला रहे हैं राजधानी मैं में। पूछ रहा हूँ आजाद समाज पार्टी क्या है? क्या उसका कोई पैरेलल रजिस्ट्रेशन है, उसका विरोधी कोई नंबर है? को कमजोर कोई समझना क्या ये बड़ी बेवकूफी नहीं होती धर्मवीर जी? आप तो इतने धुरंधर हैं, इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, बसपा के साथ में इतने सालों से जुड़े हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि आज रावण हल्के में है? पूजा जी, अभी तो अखिलेश यादव जी ने जो मुंह की खाई है, समाजवादी पार्टी ने जो मुंह की खाई है, ऐसे मुंह की खाने वाले तो ये दूसरे जो आप जिन दल का नाम ले रहे हैं, दीपक सिंह के पास ये में सब मुंह चलूंगी। की खाएंगे। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह भी जुड़े हमारे साथ में काफी देर से, चलिए मैं उनके पास एक बार चल लेती हूँ, एक सेकंड में आती हूँ आपके पास में। दीपक सिंह जी, आज का मुद्दा हमारा ये है कि बसपा के विधायक मुलाकात करते हैं अखिलेश यादव के साथ में। कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन कहती हैं कि यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं और जो कार्यकर्ता उनकी बात नहीं होती। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी बात यह है कि राहुल और अखिलेश ने तो हाथ भी मिलाया था विधानसभा चुनाव में, फिर आज कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर क्यों जा रहे हैं आपके नेता? अनु टंडन क्यों समाजवादी पार्टी को ज्यादा बेहतर विकल्प मान रही है अपने लिए? कौन किसको विकल्प मान रहा है तो मुझे नहीं पता है, कौन कहां गया है नहीं पता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने पहले से कह रखा है कि जिसे हमारे विचार पसंद नहीं आए, अगर उसको कहीं से लाभ मिलता है किसी पार्टी में वो कुछ पा सकती है तो जा सकती है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी निरंतर भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार से संघर्ष कर रही है। जो एक बात दिख के सामने आई, चाहे आज का ये प्रकरण हो, इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बगावत थी, बसपा के विधायकों की बगावत सामने दिख गई। दोनों इस बात के लिए था और कांग्रेस पार्टी परेशानी कारण इसलिए बनी है, जो लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ झांक और देख रहे हैं इसलिए बने हैं। कांग्रेस पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ रही है, उसके प्रमाण है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं पर होते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य विपक्षी दलों के ऊपर मुकदमे नहीं होते हैं, उनको फूल गुलदस्ते भेंट किए जाते हैं, अधिकारी खड़ा होकर उनका स्वागत करता है धरना प्रदर्शन के मौके पर, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तक को जेल भेजा गया। कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए, 190 कार्यकर्ता जेल में डाले गए कांग्रेस पार्टी के। ये दिखाता है कांग्रेस पार्टी वसूलों पर जिस उद्देश्य को लेकर राजनीति होनी चाहिए उन पे कायम है। कांग्रेस पार्टी चाहती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, महिला दुराचार बढ़ा है, किसानों की आय घटी है, विकास दर घटी है, उन उसूलों पर राजनीति हो। जो 30 साल से उत्तर प्रदेश की बिहारी के लिए जिम्मेदार है, कभी जाति के नाम पर कभी धर्म के नाम पर राजनीति करके उत्तर प्रदेश को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उनको समझे, उनको जवाब दे। जिस तरह से अभी आज दलित की बात होती है, बैकवर्ड की बात होती है, ब्राह्मण की बात होती है, सबसे ज्यादा अत्याचार इन्हीं जातियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा दीपक सिंह जी, और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कुछ चुनावों में, चाहे पिछला विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इन दोनों ही चुनावों के दौरान में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी नहीं बनी, सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। एक बार तो हाथ ही मिला, दूसरी बार लोकसभा चुनाव में भी सॉफ्ट कॉर्नर समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के लिए और कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर समाजवादी पार्टी के लिए रहा। लेकिन क्या आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ही संकुचित करना चाहती है उत्तर प्रदेश में? देखिए पूजा जी, जो राजनीतिक रूप से स्पष्ट बात है, हर राजनीति करने वाली पार्टी अपने पार्टी को बड़ा करना चाहती है, खड़ा करना चाहती है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी राजनीतिक दल को कमजोर करने की कोशिश नहीं की। हमने मुद्दों के आधार पर बस दोनों को मदद किया लगे थे। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए और प्रदेश के लिए ज्यादा घातक थी वनस्पतिहीन दलों के। हमने 2014 में इनके राज्यसभा विधान परिषद समर्थन किया, हमारे पास संख्या थी। 2012 में हमने विधान परिषद हमारे 29 अच्छा, उसके बाद भी दीपक सिंह जी, किया बसपा की। जो पार्टी आज जिनके पास कम ताकत है, जैसे बसपा के पास में पूर्ण बहुमत नहीं था, उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और आज ये भी ऐलान कर दिया कि एमएलसी। एक सेकंड रुकिए ना धर्मवीर जी, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना धर्मवीर जी, एक सेकंड रुकिए, मैं बताऊंगी आपको, एक सेकंड में बताऊंगी आपको, रुक तो जाइए, एक सेकंड बताती हूँ आपको कैसे। सुनिए ना, मैं कैसे हाथ मिला मैं बताऊंगी आपको, मैं पूरा स्पष्ट करूंगी आपको, रुकिए तो सही, थोड़ा सा सब्र रखिए। दीपक सिंह जी, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो कहती है कि आगे एमएलसी बनने में अगर हमें बीजेपी का साथ भी देना पड़ा या किसी और
और विरोधी पार्टी का साथ देना पड़ा तो उसके साथ जाएंगे। अब वो आपके साथ तो जाने से रही, या जा सकती है, बातचीत आपके साथ भी चल रही है। चलिए, इससे भीतर जब वो साथ आ सकते हैं तो क्या आप लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ में उनका एमएलसी बनाने में उनके साथ खड़े होंगे क्या? जैसे बसपा उनके साथ आ गई, वो कहने कि हम पीछे खड़े हैं। आज मोहसिन रजा कहते हैं कि हम बसपा सुप्रीमो के लिए, उनके संरक्षण के लिए पीछे खड़े हैं। तो ऐसे ही आप लोगों के बीच में भी कोई बातचीत चल रही है, या फिर समाजवादी पार्टी आप ही को संकुचित करने की ओर आगे कदम बढ़ा रही है और इसलिए कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने 30 वर्ष से उत्तर प्रदेश को कमजोर करने की कोशिश की, किसी के साथ नहीं खड़ी होगी। अकेले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार के खिलाफ अकेले संघर्ष किया है, ये हमारे चुनाव में दिखाई पड़ा है। उपचुनाव लड़ रहे हैं, हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कर भी आएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उद्योग धंधे बंद हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 44 ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया थे जो कहीं न कहीं तो फैक्ट्रियां जीरो हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में जो कानून का हाल था, सरकारें कहती हैं हम उनसे बेहतर करेंगे, उसके बाद अपराध उनके साथ आगे। समाजवादी पार्टी पर मुखर होकर क्यों नहीं बोल रही है कांग्रेस में? छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लो, लेकिन आप सब लोग बने रहेगा, चर्चा आगे भी जारी है, कहीं मत जाइएगा। बहुत ही छोटे से तो चलिए चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। सवाल पूछो धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, कैसे हाथ नहीं मिलाया? हाथ मिलाने में और कौन सी कसर रह गई? देखिए पूजा जी, ये जो बहन जी ने आज जो पीसी की है, आप इसको ध्यान से सुनिए। मैंने उसके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुना। मैं आपको वही बता रहा हूँ। हाँ। बहन जी ने कहा है कि हम जो आने वाला जो इसका एमएलसी का चुनाव है उसमें हम समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देंगे, चाहे हमको किसी को भी वोट देना पड़े, चाहे बीजेपी को वोट देना पड़े। ये नहीं है कि हमने इनसे हाथ मिला लिया। अच्छा, और आपने इनसे पैर मिला अन्य लिया विरोधियों की बात और भी ये की कर है। दिया और कर दिया। जितना अच्छा, बीजेपी ने दलितों का नुकसान मैंने उत्तर प्रदेश में मैंने किया है, पूरी बात सुनी, और मुझे आज उसमें जो दो प्रदेश बातों में पर ना बड़ी हालात कशमकश सी है। है, जो बीजेपी ने कर रखा है जंगल राज, मेरी दो कशमकश उसके है, लिए अगर आप दूर कर बीजेपी पाएं। की सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। मेरी कुछ ये कशमकश है उनकी बात को सुन के। वो ये कहती है कि हमने गलती से हाथ मिला लिया जी। फिर वो ये कहती है कि गठबंधन इसलिए हमारा कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि परिवार की फूट थी जी। मतलब एक तरफ वो गठबंधन को लेकर जो नतीजे नहीं आए उसको लेकर थोड़ा सा ये भी है कि एक तरफ कह रही गलती हो गई, एक तरफ कह रही कि नतीजे वो नहीं आए। तो ये तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो गई ना। नहीं, हमने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए अखिलेश यादव जी की पार्टी से समझौता किया। अब उनकी पार्टी में उनको यादव समाज के वोट ही नहीं मिले, शिवपाल जी डंडा लेकर उनके पीछे घूम रहे थे, तो उसके लिए तो बहन जी जिम्मेदार नहीं है। और उसके बाद में इस चुनाव की मैं आपको बता दूं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने खुद फोन किया प्रोफेसर साहब को, अखिलेश जी को फोन किया, उनके पीए को फोन किया, और बहन जी ने खुद कहा। आज टूंडला में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की मीटिंग थी विधानसभा में, उन्होंने खुद मन से कहा। अच्छा, क्योंकि विधानसभा हमने बार-बार फोन करके संपर्क साधने का काम किया, और अगर ये जो है अखिलेश जी की पत्नी को वहां से चुनाव लड़ाते डिंपल जी को लोग राज्यसभा का, तो बहुजन समाज पार्टी उनको समर्थन करती। हम बीजेपी के ना साथ थे ना बीजेपी के साथ हैं, और लेकिन इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। हम इनको जो है जिताने की बात कर रहे हैं, और ये जो हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी को तोड़ेगा तो हम बहुजन समाज के लोग उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। पार्टी को रोकने के लिए उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों का सहारा और उनका साथ देने की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? कौन सी दोबारा जिन आपने कहा हमने सांप्रदायिक ताकत, यानी सांप्रदायिक ताकत कौन? बीजेपी। जिस सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए आपने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया था, जिसको आपने महागठबंधन का नाम दिया, आज आप उसी समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए उसी सांप्रदायिक ताकत के साथ में आने की और उनके साथ खड़े होने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे आप एक बात बताइए पूजा जी, ये हमारे एमएलए को तोड़ेंगे, ये हमारी पार्टी को तोड़ेंगे, ये लोकतंत्र को नुकसान करेंगे, ये संविधान से खेलेंगे, और हम इनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। हम इन्हें इसका करारा जवाब देंगे, तो संविधानिक तरीके से देंगे। अच्छा। हमने जो है राज्यसभा की सीट को निर्विरोध जीता आप है। ये कह रहे हैं कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, पर एक चोर को पकड़े तो जो हमारे फायदे का सौदा है। एक बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे दुश्मन से हाथ मिलाएंगे। आज सांप्रदायिक ताकतें छोटी हो गई नहीं, अगर आज वो उसका कद छोटा हो गया। आज का मुद्दा ये है पूजा जी, आज का मुद्दा ये है सुन कि रहे हैं आप इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने जो काम किया है, ताकतें थे, कल आप सांप्रदायिक इन्होंने ताकतें जो थे, काम किया है, और आज आप क्योंकि पीछे अनुराग बनकर भदौरिया खड़े की हो पार्टी गए ने, कि इनके नेता ने, आप यही आ मुलायम जाओ, सिंह जी ने किया आप था, आ जाओ, आप लड़ो, यही हम पीछे मुलायम खड़े सिंह जी ने हैं। किया था, इनको करारा जवाब दिया विनोद कटियार जी, था। ये दोबारा करेंगे, इनको दोबारा करारा जवाब नुगरा मिलेगा। कुश्ती है, और हम मतलब ये आपको आवाज समाजवादी तक
कमिटेड हैं। मतलब कई बसपा में सालों से चल रही है। बसपा में अपने दम पर ताकत यहाँ नहीं है, उसी के बसपा कमजोर हो गई है, बसपा कमजोर है, आज बसपा कमजोर हो गई है, अकेले नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, उसको साड़ लेने की जरूरत पड़ने लगी है अब। वो मायावती का जज्बा, वो उनका जुनून कम हो गया क्या उम्र के साथ? मैं आपके चैनल पे बता दूं, ये बाबा साहब का मिशन है, ये समतामूलक समाज की स्थापना तजुर्बे के लिए साथ, महापुरुषों के सपनों को तजुर्बे के साकार साथ करने के लिए राजनीति ये और बहुजन निखरती समाज अनिल पार्टी मिश्रा का जी, जन्म एक हुआ है। सेकंड, और हम उससे मैं कमिटेड आती हूँ हैं। अनिल मिश्रा जी, तजुर्बे के साथ में राजनीति और निखरती है। ये जो पैतरेबाजी और जो दाव चल रही है मायावती, ये इस राजनीति में उनका निखार है या फिर दबाव है? नहीं, देखिए, समय और परिस्थिति की मजबूरी है उनकी। बहुत शॉर्ट में बोलूं, शायद चौधरी जी को अच्छा न लगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और जो राजनीति के पहलू एक सेकंड, असलम चौधरी भी जुड़ गए जो कि निष्कासित विधायक है। असलम चौधरी जी, आवाज पहुंच रही है, स्वागत है आपका। आवाज वैसे स्वागत आज हम कर रहे हैं, लेकिन अब बसपा में तो आपका स्वागत रहा नहीं, तो अब अगला कदम क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बसपा में स्वागत नहीं है। अभी आपने बहुत अच्छा बोला कि मनुवादी लोगों के लिए, ताकतवर लोगों को लोगने के लिए बाबा साहब के इस मिशन को मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। उसमें बहन जी ने की भी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां रही हैं। पर बाकी कुछ लोग, बहन जी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, उन लोगों ने बहन जी को दिशाहीन की तरफ ले जाना चाहा। पर असलम जी, मैं माफी के साथ रोककर आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। असलम जी, वो राजा सबसे कमजोर होता है जिसके कान कच्चे होते हैं, वो राजा सबसे कमजोर होता है जिसको अपने लोग और परायों में उसकी पीठ पे छुरा घोंपने वालों को पहचान करने में उसकी नाकामयाबी होती है। तो फिर अल्टीमेटली आप भी ये कह रहे हैं कि मायावती अब कमजोर हो चुकी हैं, अब उनमें वो ताकत नहीं रही कि वो अपने और गैरों में फर्क कर पाए। जिस ताकत को लेकर बहन जी लड़ी, जिन ताकत को लेकर लड़ी थी, पहले ने मुकाबला किया और सन 2007 में सरकार बनाई। आज ऐसे लोग ये सीख जो रहे हैं, कुछ कोऑर्डिनेटर्स ने जो बहन जी को दूसरी दिशा में ले जाने का काम किया है, जो आज देश और प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, किसान, मजदूर, बुनकर, युवा, सबके साथ हो रहा है। आपके सारी, चाहे रेलवे हो, चाहे बिजली विभाग हो, सारे विभागों प्राइवेट में बेचने का काम कर रहे हैं। आज देश का किसान घुटने के बल चल रहा है। मेरा ये सवाल नहीं है आपसे असलम चौधरी जी, ये मुद्दों की बात तो मंचों से कर लीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मायावती वो कमजोर शासक हो चुकी हैं, अब उनमें वो ताकत, वो जज्बा, वो जुनून नहीं बचता कि वो अपनों और गैरों में फर्क कर पाए? वो तो आपने देखी, कान की कच्ची हो गई है मायावती। वो तो आप खुद कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कान की कच्ची हो गई धर्मवीर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। असलम भाई, आपको ये शोभा नहीं देता, आपको तो जमीन से उठा के विधायक बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया, और आपने बाबा साहब के मिशन को धोखा दिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को धोखा दिया, और बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया। आपको तो सजा ये जनता देगी आपको। एक सेकंड जवाब ले लीजिएगा, थोड़ी आवाज जरा ऊपर कीजिएगा असलम चौधरी की। एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ, बाबा साहब के मिशन को मान्यवर कांशीराम साहब ने बढ़ाया। बहन जी के आशीर्वाद से अल्लाह के हुक्म से हम बने विधायक। बहन जी को ऐसे लोग जो दिखा रहे हैं, उसके खिलाफ हमने कहा कि बीजेपी से लड़के हम यहाँ पहुंचे हैं, डीएसपी यहाँ पहुंची है, डीएसपी का मूवमेंट यहाँ पहुंचा, मान्यवर कांशीराम सिंह का सपना साकार हुआ। क्योंकि मान्यवर कांशीराम ने जो मूवमेंट बनाया, जो प्लेटफॉर्म बनाया, इसमें किसान, मजदूर और गरीब और सातों जाति बिरादरी के, अच्छा असलम जी, बीजेपी के साथ की बात क्यों कर रही है मायावती? ऐसा तो क्या हो गया? आप तो जानते होंगे ना कोऑर्डिनेटर की सच्चाई और पार्टी के अंदर की सच्चाई। वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो बहन जी के इर्द गिर्द है, हाँ। उन लोगों ने इसको काम किया, वरना बीजेपी से लड़ के बहन जी यहाँ पहुंची थी। बहन जी ताकतवर थी, बहन जी ताकतवर है, और आज भी अगर बहन जी जो आपने कहा है इन आसपास के इर्द गिर्द के लोगों की ना माने, तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से कोई रोक नहीं सकता। सत्ता की तो छोड़िए, आपका साथ उनको चाहिए नहीं। मिशन के धोखेबाजों से भी पार्टी को सचेत रहने की जरूरत है असलम भाई। मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूँ, आप हमारी पार्टी से। अच्छा एक सेकंड धर्मवीर चौधरी, ये बताइए धर्मवीर चौधरी, सुनिए एक सेकंड
सेकंड मेरे पास 2 मेहमान और भी हैं, दीपक सिंह और विनोद कटियार। मैं जा नहीं पा रही हूँ, एक सेकंड। धर्मवीर चौधरी जी, आपकी बात हो जाती है मायावती से कि नहीं हो जाती? क्योंकि विधायकों की तो होती नहीं, हो सकता है कि कोऑर्डिनेटर से आपकी सही बातचीत हो तो आपकी बात करा देते हो। कोऑर्डिनेटर इनके सामने तो हडल बन के खड़े हुए हैं, आपकी बात कराते हैं कि नहीं कराते बहन जी से? नहीं, क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं तो होती? फिर विधायकों की बात क्यों नहीं होती? नहीं, खूब होती है। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, आप गलत झूठे कह रहे आरोप लगा हैं। रहे अभी हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी मैं कहना चाहूंगा, मैं राज्यसभा का पर्चा भरा गया था, किसी विधायक को बहन जी ने बुलाकर अगर कोई मीटिंग ली हो या बहन जी ने कोई बताया हो, ऐसे लोग ही तो नहीं बैठने देते। गद्दार मूवमेंट है, पार्टी के गद्दारी है। आपको सड़क से उठा करके सदन में भेजा बहन जी ने। आपको आप गद्दार हो, अरे मेरा आपको नसीब है। जनता मेरा सबक सिखा नसीब देगी। है। असलम और भाई, आपको पता है किस तरीके कि से हमने हमारे- आपके लिए हापुड़ में रात आपको- और की थी चुनाव में, अरे आपको सदन में भेजने का काम किया था। चलिए बाबा ठीक साहब है, के विनोद विषय में कटियार धोखा देने वाले विनोद लोग कटियार और कभी दीपक सिंह दोबारा लगातार सदन में बने नहीं जा हैं। मैं सकते। आ रही हूँ, एक आपकी सेकंड हैसियत नहीं है, आप मैं सदन आ में रही हूँ जाएंगे। आ रही हूँ आ रही हूँ अरे दीपक आपकी हैसियत नहीं है कुछ भी। पूजा ये जी, मैं जब आप इस मोमेंट की इनकी न्यूरा मानव गुस्सी और अधिकार खत्म हो तभी तो बात को जब तो आज तक आप समझते हैं। डिबेट में बैठे हो, आपकी क्या हैसियत है? एक सेकंड आप क्या है? मुझे तो बहन जी का आशीर्वाद है, मैं तो क्या बैठूंगा, बहन जी लेकिन का आप आशीर्वाद नहीं सबको बैठोगे है। सदन में आ जाकर सबको बहन जी के। का आपकी आशीर्वाद हैसियत है। खत्म हो चुकी है। गद्दारों की सजा होती है, आपके- वो सजा आपके जनता बात आपको को देगी। समझने में लगे हुए हैं। नहीं तो फिर लोग आप क्या कर रहे हैं? धर्मवीर चौधरी जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। दीपक सिंह जी, आप जो बसपा के हमारे साथ में प्रवक्ता है उनकी बात सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए अगर सांप्रदायिक ताकत यानी बीजेपी, क्योंकि इन्होंने वही संज्ञा दी थी बीजेपी को, इसलिए मैं वो सांप्रदायिक ताकत शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, जब ये उनके साथ में जा सकते हैं तो फिर ऐसे ही बाकी और लोगों को कमजोर करने के लिए आपका रास्ता भी कहीं ऐसे तो नहीं कि दूसरा विकल्प जो खड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी नाम का, आप भी उस तरफ जा रहे हो? अभी ना सही पर्दे के पीछे बातचीत चल रही हो, ये पर्दे के पीछे का जो अभी सारा साठगांठ है वो बाद में सामने आए, ये मौके का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि आप खुलकर नहीं बोलते समाजवादी पार्टी पर बहुत ज्यादा। कांग्रेस पार्टी जो काम करती है खुलेआम करती है, खुल्लम खुल्ला करती है, छुप कोई काम नहीं करती। अगर कोई गलती करती है तो उसे स्वीकार कर, गलती करता है तो खुलेआम बोलती भी है। कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आ रही है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, भारतीय जनता पार्टी की संकट मोचक, भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता बहन कुमारी मायावती जी थी, वो तथ्य और आधार के आधार पर प्रमाणित हो गया। कांग्रेस पार्टी, आप इसको नोट रखिएगा, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में अकेले लड़ेगी। 30 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश को 90 के बाद से जो पार्टियां उत्तर प्रदेश को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, उनको अकेले जवाब देगी, अकेले जवाब दे भी रही है। उत्तर प्रदेश में विनोद जिस तरह कटियार, से- आप पूजा विनोद कटियार जी, ऐसी पार्टी जो आपको कहती है सांप्रदायिक ताकत, उनके संरक्षक बनकर क्यों खड़े हो जाते हैं आप लोग? देखिए, हम किसी के संरक्षण नहीं बने हैं, हम न्याय की बात करते हैं। और पूजा जी, मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों अगर मिलके भी लड़े तो भी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप, चूंकि जनता की पार्टी है, समाज की 2022 पार्टी में विधायक जी है, आपकी सबके सम्मान का ख्याल रखती है, जब्त हो जाएगी। इसी भारतीय जनता जो पार्टी साहब- कारनामे हैं जिनके एमएलसी बनाने के लिए आप साथ देने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के विधायक की जमानत जब्त कराने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता त्राही त्राही कर रही है, गुंडा राज प्रदेश में चल रहा है। और रही बात कांग्रेस की, दीपक जी बहन बोल रहे बेटियों की थे, इज्जत सुरक्षित नहीं दीपक है। जी तो की पार्टी दलितों तो के अपने ऊपर तरफ से सबसे भी नीचे ज्यादा चली गई अत्याचार है। आपकी नहीं, सरकार में बहन हो रहा है। बेटी की इज्जत सुरक्षित आप हो ना हो, लेकिन 2022 मायावती की में इज्जत का पूरा ख्याल रखने की बात कर रहे रही हैं। बात सपा बसपा, तो ये भी अपने बिल्कुल न्यूनतम फिगर पर जा चुके हैं। और ये 2022 के चुनाव में जो बची खुची है, समाजवादी चलिए, पार्टी को फाइनल समाप्त करने कमेंट, का है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अनिल मिश्रा जी, बहुत कम वक्त दे पाई हूं, फाइनल उत्तर कमेंट। प्रदेश में पुनः 5 अनिल साल मिश्रा के जी। लिए राज करने के लिए आ रही है, ललकार रही है। विनोद कटियार जी, चलिए मैं आती हूँ आपके पास। बिल्कुल, सभी राजनीतिक प्रवक्ताओं या नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही, और मैंने जो स्टार्ट में कहा था कि राजनीति और प्यार में सब कुछ माफ है, केवल अपने फायदे की राजनीति की जाती है, उसके तहत उत्तर प्रदेश के परिस्थितियों में अगर आप बात करें तो आज जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, तो उसमें बहुत शॉर्ट में बता दूं, जो मायावती का मैटर है, मायावती आज 10 साल पहले जो थी, जिस जज्बे और जुनून के साथ उनका जो एक कद था, वो कहीं ना कहीं इस 10 सालों में धीरे धीरे डाउन होता चला गया। 2017, बहुत पीछे न जाएं, 2017 का रिजल्ट देखें और 2019 का रिजल्ट देखें, इन्हीं की वोटों में इसी भाजपा ने इस कदर सेंध मारी कि मायावती जी की पूरी राजनीति के जो समीकरण थे वो गड़बड़ा गए थे। अब आगे 2022 टारगेट है, 2022 टारगेट में चंद्रशेखर
का उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, तो वो पूरे भारत में सक्रिय, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सक्रिय हुए हैं उस SC ST या दलित की राजनीति में, और उसमें कहीं कांग्रेस का पीछे से हाथ रख देना, तो वो मायावती के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। और दूसरी तरफ चूंकि भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो दलित के विरोध में बहुत से अत्याचार हो रहे हैं, उस पर वो नहीं काम करे, तो इन चीजों को बैलेंस करने के लिए जहां एक तरफ मायावती और भाजपा साथ आने का प्रयास कर रही है, वहीं उसके विपक्ष में कांग्रेस कहीं पर्दे के पीछे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इन तमाम नेताओं की बयानबाजी को सुनने के बाद ये बात तो आप भी समझ गए होंगे कि जो यहां दिखता है वो होता नहीं, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। नमस्कार।